तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है व्यूवर्स। अभी 13 तारीख को शायद ये पेपर हुआ था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, जो कि BA, BCom, BSc थर्ड सेमेस्टर का पेपर था। और ये पेपर भी फर्स्ट टाइम हुआ था अभी 3 दिन पहले, और 17 तारीख है। देखिए इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, तो काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि सर इसके आंसर बता दीजिए। इसके बाद मैं कल जो है आपको जो है ये वाला पेपर जो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन है BA और BCom में जो भी कोई दोनों बुकलेट आई थी, तो मैं भी आपसे शेयर करूँगा। तो फिलहाल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल के जो आंसर हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और आप जो है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की प्लेलिस्ट देखिएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा व्यस्त रहने के कारण मैं इसमें वीडियो नहीं बना पाया था ह्यूमन वैल्यूज़ में। बाकी फूड न्यूट्रिशन और फर्स्ट एड पे तो काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ प्लेलिस्ट है। तो आंसर बता रहा हूँ जो आपने बुकलेट दी थी। पी बुकलेट मेरे को अवेलेबल हुई है, तो पी बुकलेट के मैं आंसर बता रहा हूँ। तो जो बच्चे पी बुकलेट हैं जिनके पास, तो वो तो अपने साथ में रख करके बैठ जाइएगा। और बाकी QRS जो बुकलेट हैं, तो आप क्वेश्चंस जो हैं वो वीडियो स्टॉप करके देख लीजिएगा। जहाँ से 8-8, 10-10 क्वेश्चन उनको सीरियल वाइज मिले, तो वो उन क्वेश्चंस को टैली कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बुकलेट को मैं सॉल्व नहीं करवा सकता। 4 बुकलेट हैं, चारों बुकलेट में क्वेश्चंस सेम होते हैं, बाकी बुकलेट सीरीज अलग अलग होती है। ठीक है, 100 क्वेश्चन सेम होते हैं। बस ये है कि पी बुकलेट में अगर 4 नंबर पे है, तो क्यू बुकलेट में, आर बुकलेट में हो सकता है वो 40वें नंबर पर हो या वो 90 नंबर पर हो, क्वेश्चन सेम होते हैं। तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में निशान लगा दिए हैं, तो मैं हिंदी में डिक्टेट करूँगा और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो देख लीजिएगा अपना आंसर साथ के साथ। देखिए आंसर में बहुत कोशिश करी गई है कि गलती ना हो, फिर भी अगर कोई आंसर गलत हो जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो है फर्स्ट टाइम CCS यूनिवर्सिटी का ये पेपर हुआ है। पेपर भी थोड़ा सा टफ था, है ना, फर्स्ट टाइम हुआ है ये। तो चलिए प्रयास करते हैं कि क्या क्या आपके आंसर सही रहे होंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण शब्द को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत या अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो आंसर है C, 2C। एक, पारितंत्र में आपस में जुड़े सभी संबंध मिलकर खाद्य डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाल बनाते हैं। ऑप्शन डी। मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है? तो वो है ऑप्शन बी, भौतिक सुविधा। 4, जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता डैश होती है, किस लिए? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जीवन के जरूरी कार्यों को पूरा करने के लिए। 5, कौन सा एक सामान्य गैर नवीनीकरणीय स्रोत है? तो वो है सिलिका। मानव व्यवहार निर्भर करता है, तो देखिए भावना पर, इच्छा, विचार, अपेक्षा पर और सही समझ पर। तो डी इसमें करेक्ट आंसर होगा सभी। खाद्य जाल के भीतर ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के प्रत्येक चरण को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन बी, पौष्टिकता स्तर, ट्रॉफिक लेवल। 8, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वो आता है कल्याणकारी विधान, वेलफेयर लेजिस्लेशन। ऑप्शन नंबर ए। NRCP का पूर्ण रूप क्या है? तो पूरा नाम बताना है इसमें आपको। तो ऑप्शन डी, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान को जाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक वास। ऑप्शन सी। 11, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है ऑप्शन ए, गंगा। 12, खतरनाक पदार्थ का अर्थ
किसी भी पदार्थ या तैयारी से है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों या हैंडलिंग के कारण नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है। क्या कि मनुष्य, ऑप्शन ए और बी है अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव, संपत्ति या पर्यावरण, यानी कि सी करेक्ट है ऊपर के सभी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का परम स्रोत कौन सा है? वो होता है सूरज, सन। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में, 1972। नवीकरणीय संपूर्ण प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? तो वह ऑप्शन डी, बायोमास। 16, सत्य का मतलब है, तो ये है ऑप्शन ए, स्वयं में बोध। 17, पृथ्वी के संयुक्त भाग जिसमें सभी जीवित चीजें मौजूद हैं क्या कहलाती हैं? बायोस्फीयर, जीव मंडल, ऑप्शन डी। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP का गठन किया गया है। ये बिल्कुल सही है, सत्य है, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने वनावरण का अनुरक्षण किया जाना है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। मैदानों के लिए 33% और पहाड़ियों के लिए 67%, 67%। सीधी धूप में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो वो होते हैं हेलियोफाइटस, ऑप्शन नंबर ए। पौधे हैं तो पौधे उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। 22, PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अनैतिक व्यावसायिक व्यवहारों के क्या कारण हैं? तो तीनों ही कारण सही है कि जल्दी पैसे का लालच, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और सी सांस्कृतिक और सामाजिक कारण। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सत्य। 24, निम्नलिखित में से कौन से एक भारत में प्रख्यापित किया जाने वाला पहला प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है? तो वह है ऑप्शन सी, जल अधिनियम। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना कहलाता है, तो वो कहलाता है स्वधर्म, ऑप्शन सी। सूचना है, तो सूचना जो है वो एक प्रोसेस्ड डेटा होता है, संसाधित डाटा, ऑप्शन बी सही है। 27, जहां DDT का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था वहां पक्षियों की आबादी में क्यों गिरावट आई? तो वो इसलिए, ऑप्शन बी, चिड़ियों के अंडे से बच्चे नहीं निकले। 28, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके अंतर्गत चल रहा था? तो वो ऑप्शन सी, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है ना, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 29, आचार संहिता और नैतिक संहिता, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। औपचारिक बयान हैं जो बताते हैं कि एक संगठन अपने कर्मचारियों से क्या अपेक्षा करता है। 30, कितने देशों ने सतत विकास लक्ष्यों SDG पर हस्ताक्षर किए हैं? 193 देशों ने, 193। इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नैतिकता की नीति में कौन सा नहीं है? तो वो है ऑप्शन बी, सामाजिक कार्य। 32, इनमें से किसमें भारत में सबसे अधिक आनुवांशिक विविधता है? तो वो है आम में, मैंगो। मानव अंतःक्रिया कहलाती है, तो वह कहलाती है व्यवहार, बिहेवियर।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है? तो वो है संसाधनों का उपयोग। एक जीव जो अकार्बनिक यौगिकों से अपनी स्वयं की खाद्य आपूर्ति का उत्पादन करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है, तो वो कहलाता है ऑप्शन डी, स्वपोषी। किसकी रिपोर्ट ने पर्यावरण कानून के मुख्य फोकस के रूप में सतत विकास की अवधारणा को सामने लाया है? तो वह है ऑप्शन ए, नार्डू प्लाटा रिपोर्ट। 37, निम्नलिखित में से किसको अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन डी, प्राथमिक उत्पादक को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य SDG को कब अपनाया गया था? तो सन 2015 में। ऑप्शन ए सही है। SDG इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 117। ऑप्शन डी। एक विशेष प्रजाति के सभी सदस्य जो एक क्षेत्र में रहते हैं क्या कहलाते हैं? जनसंख्या। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों में सूचीबद्ध है? तो वो है ऑप्शन सी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। 42, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता के कितने अधिकार हैं? तो वो है ऑप्शन बी, 6। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता कहलाता है? तो वो कहलाता है परपोषी। तनाव प्रबंधन क्या सीखने के बारे में है? तो वह है ऑप्शन बी, ऐसे कौशल कैसे विकसित करें जो जीवन के दबावों के अधीन होने पर हमारे शरीर के समायोजन को बढ़ाए, है ना? ऑप्शन बी करेक्ट है। जीवमंडल में कार्बन कैसे संग्रहित होता है? ऑप्शन ए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, जो जीव केवल पौधों को खाता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। कौन सी विशेषता मानव संसाधन में नैतिकता से संबंधित नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, उत्पाद परीक्षण नैतिकता। पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच जल की पुनरावृत्त गति को क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं दी वाटर साइकिल, जल चक्र। आत्मज्ञान की ओर भक्ति मार्ग कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं भक्ति मार्ग। किसी जीव में संचित ऊर्जा का केवल 10% ही अगले पोषी स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। शेष ऊर्जा में से कुछ का उपयोग जीव के जीवन के लिए किया जाता है और शेष, है ना? और शेष का मतलब ऑप्शन डी, वाष्पीकरण के रूप में खत्म। ऑप्शन डी। उपयोग के लिए भंडार किए जाने वाले वर्षा जल के संचयन को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑप्शन बी, वर्षा जल संचयन। प्रकृति के स्तर पर मानव का लक्ष्य है, तो वो है सह अस्तित्व। ऑप्शन सी। नैतिक विकास के सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वो था ऑप्शन डी, लॉरेंस कोलबर्ग और पियाजे। एक पेड़ पर रहने वाला आर्किड क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रदर्शित करता है सह भोजित्व। ऑप्शन सी। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन ए, अक्टूबर 2005 में।
किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो वो मिली सुंदरलाल बहुगुणा के, है ना, ऑप्शन डी। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में अधिवक्ता के रूप में 2021 में किसे नियुक्त किया गया है? वो ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी को। इनमें से कौन सा बाह्य स्थान XC2 संरक्षण का एक उपयुक्त उदाहरण है? तो वो है पवित्र उपवन, ऑप्शन सी। जीव मंडल में एक से अधिक प्रकार के जीवों का सबसे सरल समूहन है? तो वो है ऑप्शन सी समुदाय, कम्युनिटी। किसी तालाब के पारितंत्र में निचला क्षेत्र जहां उत्पादन श्वसन से कम होता है कहलाता है? तो कहलाता है गहरा क्षेत्र, ऑप्शन ए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए मुख्य वैश्विक योगदान कारक क्या है? तो वो है ऑप्शन ए बिजली उत्पादन और परिवहन। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है? तो वो है ऑप्शन सी स्टॉकहोम घोषणा। नैतिकता है ऑप्शन बी नैतिकता प्लस मूल्य, मोरल्स प्लस वैल्यूज। भारत में गंगा एक्शन प्लान GAP कब लागू किया गया? सन 1985 में, ऑप्शन सी 1985। शब्द विरोध, प्रतिक्रिया, क्रोध, कलह, कोर्ट केस, तलाक किससे संबंधित है? तो वो परिवार से संबंधित है। इनमें से कौन सा अब विलुप्त प्राणी है? तो वो है ऑप्शन सी तस्मानियाई बाघ। ठीक है। जब छात्र दूसरों से मान्यता प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं तो उसके लक्ष्य होते हैं काम के लक्ष्य। एक पक्षी किसी कीड़े का पीछा करता है, मारता है और फिर उसे खाता है। उसके व्यवहार के आधार पर कौन से पारिस्थितिकी शब्द पक्षी का वर्णन करते हैं? तो वह मांसाहारी और दूसरा है उपभोक्ता, है ना, ऑप्शन बी मांसाहारी उपभोक्ता। भारतीय वन अधिनियम की स्थापना कब हुई? वो ही 1927 में, ऑप्शन डी। मुखबिर वह कर्मचारी होता है जो, ऑप्शन ए, सांगठनिक गड़बड़ी को उजागर करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974, ऑप्शन सी 1974 में। वायुमंडलीय मुद्दों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। किसको? पानी की मात्रा को छोड़कर, ऑप्शन डी। सतत विकास लक्ष्य का पहला लक्ष्य क्या है? तो वो है ऑप्शन ए गरीबी को खत्म करना। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR, है ना, इंग्लिश में कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, में कौन सी 4 प्रकार की जिम्मेदारियां शामिल हैं? तो वो है ऑप्शन बी आर्थिक, कानूनी, नैतिक और आवश्यकता अनुसार मदद करने वाला। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो वो है CFC का निकलना। देखिए CFC जो है ना वो एक गैस का नाम है। तो ये एक्चुअली सन 1984 में आपने सुना होगा भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था। तो उस समय CFC जो गैस थी उसी का लीकेज हुआ था, हजारों लोगों की मौत हो गई थी और उस समय बहुत सारे लोग जो थे वो अगर मरे नहीं थे तो बीमार हो गए थे, कुछ अपंग हो गए थे, है ना, और किसी का हाथ खराब हो गया था, किसी को हार्ट की बीमारी हो गई थी, किसी को BP की बीमारी हो गई थी। तो ये उस समय पे CFC गैस ही
लीकेज हुई थी, जिसे हम 1984 में भोपाल त्रासदी जो है वो हुआ था वहाँ पर। तो उससे पहले 1984 से पहले इंडिया में कोई भी एनवायरमेंटल जो एक्ट था वो पास नहीं हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा ऐसा मतलब इंडिया में वो हादसा हुआ था जिसके बाद जो है भारत देश में एनवायरमेंटल जो एक्ट थे, अब तो बहुत सारे हैं, तो उसको लेकर के सरकार सीरियस हुई थी। तो सन 1984 1984 में भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, लीकेज हो गई थी, तो तभी जो है ये सारे हमारे जो हैं बने थे, एनवायरमेंटल लॉज जितने भी थे, एक्ट भी थे, तभी हुए थे। 76 महात्मा गांधी भगवत गीता को क्या कहते थे? तो वो उसे सार्वभौमिक माता कहते थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। लैमूर की सभी प्रजातियां किस क्षेत्र की स्थानिक हैं? वो हैं मेडागास्कर की। ठीक है। वे सभी जो संगठन के कार्यों से प्रभावित होते हैं या प्रभावित कर सकते हैं कहलाते हैं हितधारकों, जिसे हम इंग्लिश में स्टेक होल्डर कहते हैं। 80 एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा होता डैश है, तो हमेशा एक दिशा में। ऑप्शन ए। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में बदल देता है? तो वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। खतरे वाली प्रजातियों की श्रेणी में कौन शामिल है? तो वो होती हैं, एक तो ऑप्शन डी लुप्तप्राय, कमजोर और दुर्लभ प्रजातियां, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रकृति केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि सभी प्रजातियों के लिए मौजूद है। यह कथन संबंधित है किससे? तो यह है ऑप्शन बी प्राकृतिक नैतिकता से। कौन सा संसाधन दक्षिण अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण निर्यात है? सोना, गोल्ड। भू जैव रसायन चक्र सुनिश्चित करता है कि? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है कि पोषक तत्वों को पूरे जीवमंडल में परिचालित करते हैं। 86 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत मानकों में शामिल नहीं है? तो देखिए इन तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है। ना तो लैंगिक असमानता और विविधता है, ना इंटरजनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी है, और ना सालाना बढ़ रहा है ना। तो डी ऑप्शन इसमें से है कि सही है कि इनमें से कोई भी नहीं। भारत में ताजमहल किससे प्रभावित है? अम्ल वर्षा से। खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए तीनों ही कथन सही हैं। एक, खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक घटक एक पोषी स्तर का निर्माण करता है। बी, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर संबंध को खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। और सी, ऊर्जा प्रवाह को समझने के लिए पोषण संबंधी संबंधों द्वारा गठित सभी श्रृंखलाओं का उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऊपर के सभी, है ना। तीनों ऑप्शन को आप याद कर लीजिएगा। औद्योगिक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त नीतियों का अभाव। 90 एक जलीय परितंत्र के ऊपरी भाग में क्या होता है? प्लवक। 91 शब्द पर्यावरण प्रदूषक को अधिनियम में परिभाषित किया गया है जिसमें शामिल हैं। तो इसमें भी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि ए, सांद्रता में उपस्थित ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। बी, खतरनाक पदार्थ जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। और सी,
वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखता है, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। चलिए 92, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोनों से, नैतिक आचरण से भी और मानवाधिकार और कर्मचारी संबंध से भी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि ऊपर के सभी, यानी कि ए और बी दोनों। एक सांप जो उस मेंढक को खाता है जिसने एक पौधे पर पलने वाले कीट को खाया है, सांप है, तो वो हो गया तीसरे स्तर का उपभोक्ता, है ना, थर्ड लेवल कंज्यूमर। भगवत गीता किसका भाग है? तो ये आप सब जानते ही हैं, ये महाभारत का है। एक पारिस्थितिक स्थिति जिसमें एक प्रजाति को एक ऐसे स्थान पर पेश किया जाता है जहां वह अद्वितीय है, स्थानीय प्रजातियों में, ऑप्शन सी। कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार को कम करने का एक अनुशंसित तरीका है। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है कि नैतिक विचलन के बारे में साथी कर्मचारियों का सामना करना। CSR वाक्यांश का क्या अर्थ है? ठीक है, पूरा नाम आपसे पूछ रहा है तो वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, CSR। ये एक्चुअली जो है MBA में एक सब्जेक्ट भी होता है पूरा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैप्टर तो है ही, सब्जेक्ट भी है। त्वचा कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो वो है ऑप्शन डी, UV, यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण के कारण। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो कहलाती है इकोलॉजी, परिस्थितिकी। और लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण लेखा परीक्षा क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन ए, दोषी उद्योगों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच और आवश्यक कार्यवाही करने का विचार। तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट है। देखिए डी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर के सभी ही दे रखा है। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं प्लेलिस्ट इसकी तैयार कर दूंगा, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। और अच्छा मतलब पेपर था, इतना इजी भी नहीं कह सकते, फर्स्ट टाइम ये बना था। और BA BCom BSc तीनों को एक ही बुकलेट ये आई थी। जैसे फूड न्यूट्रिशन वाली जो आपका सब्जेक्ट था, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, वो तो BA का पेपर अलग शिफ्ट में होता है और BSc BCom का पेपर अलग शिफ्ट में होता है, यानी 2 बुकलेट आती हैं, सिलेबस तो सेम होता है। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और आगे जब फ्यूचर में ये पेपर होगा 2024 में, या तो देखिए दिसंबर 2023 में हो सकते हैं, या आगे जनवरी फरवरी 2024 में पेपर होगा, तो आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और तब भी अगर आप ये पढ़ेंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो आपके किसी भी कॉलेज में। पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी NEP 2020 लागू है तो वहाँ पर ये पेपर होता है। ये पेपर हालांकि CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।